हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनफाइनाइट एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में। आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, गंगा, सतलज, रावी। तो अगर देखा जाए इनमें से सतलज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, तिब्बत में स्थित है के समीप राक्षसताल से निकलकर शिपकला दर्रे के पास सकरी घाटी बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए सतलज नदी भारत में किस दर्रे से आती है? सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और यह हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। तो यदि पूछा जाए सतलज किसकी सहायक नदी है, तो यह चिनाब की सहायक नदी है। सतलज चिनाब की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग आंसर सुनने से पहले जरूर बताइएगा। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं, हमारे ऑप्शन है 25 कैलोरी, 10 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं होती, 100 कैलोरी। आप सभी लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोई कैलोरी नहीं होती है। यदि आप 1 लीटर पानी ले लें, 100 लीटर पानी ले लें, चाहे 1 गिलास पानी ले लें, आपको उससे कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होगी। पानी में कैलोरी की मात्रा जीरो होती है। पानी में कैलोरी की मात्रा जीरो होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा घोषित किया जाता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा घोषित किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा घोषित किया जाता है। यदि पूछा जाए वर्तमान में कितनी फसलों को एमएसपी प्रोवाइड की गई है? वर्तमान में 23 फसलों को एमएसपी प्रोवाइड की गई है, जो कि साल में 2 बार रबी की फसल और 2 बार खरीफ की फसल के लिए निर्धारित की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसलों के लिए किया जाता है। वर्तमान में 23 फसलों को एमएसपी प्रोवाइड की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स बैंक में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो आपको जैसा कि नाम से पता चलना चाहिए, ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, रसिया जैसे हम रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बैंक ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक सम्मिलित बैंक है, जिसकी स्थापना 2014 में फोर्टलेजा ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2014 के फोर्टलेजा ब्राजील सम्मेलन में हुई थी। और अगर पूछा जाए ब्रिक्स की स्थापना, यह देखिए सबसे पहले ब्रिक था, BRIC था, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर ब्रिक की स्थापना 2009 में की थी। लेकिन 2010 के ब्रिक्स के दूसरे सम्मेलन में साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़कर इसे ब्रिक्स बना दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। संघाई चाइना में स्थित है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस
प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए 22 मई तो जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को जल दिवस, माफ कीजिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल। और अगर आपसे पूछा जाए 22 मार्च को विश्व जल दिवस, जल दिवस, देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? देखिए लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। यह भारत के लिए एक बहुत ही दुख प्रदान करने वाला दिन था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस षड्यंत्र या किस केस के मामले में उनको फांसी दी गई थी। तो अधिकतर लोगों का जवाब होता है कि बम, असेंबली में बम फेंकने की वजह से, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगर देखा जाए 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, चौरा चौरी या चोरी चोरा, आप कैसे भी लिख सकते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड या वो हुई थी घटना, चौरा चौरी घटना उत्तर प्रदेश में है, यह गोरखपुर जिले में है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी लोगों से गुजारिश है कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दें। सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप स्थित है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक अशोक थे, जिन्होंने कलिंग का युद्ध भी लड़ा था। अशोक ने 300 ईसा पूर्व में, अशोक ने 300 ईसा पूर्व में सांची के स्तूप की स्थापना मध्य प्रदेश के रायसेन में की थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? निम्न लिखना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, निम्न में से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे? बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, बीडी जती या न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बीडी जती या न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तो देखिए बीबी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, बीडी जती जी भी रहे हैं और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, यह कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं, पूर्णकालिक राष्ट्रपति थे। हमारा आपसे क्वेश्चन है, बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान में राष्ट्रपति का क्रमांक कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेज हवा की गति कितनी होती है? देखिए तेज हवा की गति 30 मील प्रति घंटा, तेज हवा की गति 30 मील प्रति घंटा होती है। और ब्यूफोर्ट पैमाना तेज हवा की गति को बताता है। ब्यूफोर्ट थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश करते हैं। ब्यूफोर्ट पैमाने के द्वारा
ब्यूफोर्ड पैमाने के अनुसार तेज हवा की गति 22 से 27 समुद्री मील या 25 से 30 मील प्रति घंटा होती है, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में देखी जाए तो 41 से 50 गति किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। 41 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा में तेज हवा की गति होती है। यह क्वेश्चन है यूपी लेखपाल में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? दूध के घनत्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। देखिए उस क्वेश्चन में बहुत ही डाउट रहता है बच्चों को, लेकिन यदि इसका सही जवाब होगा यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व निश्चित रूप से बढ़ जाता है। आपसे क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? पाश्चुरीकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इस जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43.4% क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43.4% हिस्से में पाई जाती है। भारत के 43.4% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, नदी द्वारा लाई जाती है। इसमें पोटास एवं चूना काफी मात्रा में पाया जाता है। तथा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह जलोढ़ मिट्टी का होता है, जो कि 43.4% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यदि कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो हमें उसके चुनाव 6 माह के अंदर दोबारा कराने होते हैं। यह ग्राम पंचायतों का नियम होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, सोडियम, मरकरी या ब्रोमीन? तो अगर देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व है। हमारी पीरियोडिक टेबल यानी कि तत्वों में उपस्थित फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। अगर देखा जाए सोडियम सबसे कोमल, सबसे सॉफ्ट धातु सोडियम है, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। मरकरी रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था, लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला धातु मरकरी है, लिक्विड फॉर्म में। और अगर पूछा जाए कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? नॉन मेटल तो हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। यदि आपसे पूछा जाए लिक्विड मेटल है, ये लिक्विड मेटल और ये लिक्विड नॉन मेटल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। सोडियम जो कि धातु होता है, और इसे केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन या हवा के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है। मरकरी या पारा हमारा लिक्विड मेटल है, एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन हमारी ऐसी अधातु है जो कमरे की तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गमन क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह एक देश स्तर पर बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय भी है। राष्ट्रीय गमन देशों के बीच में लोगों का संचालन होता है। देशों के बीच में लोगों का संचालन को राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन कहते हैं। अगर इस तौर पे देखा जाए तो भारत में माइग्रेशन काफी ज्यादा होता है। अगर आप देख लें, गूगल के सीईओ भारतवंशी हैं, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी कई बहुत ही ज़्यादा कंपनियां हैं जिसके सीईओ यानी कि बड़े से बड़े अधिकारी भारतीय मूल के हैं,
लेकिन हमारे देश से माइग्रेशन हो जाता है, इसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। राष्ट्रीय गमन दो देशों के बीच में लोगों का संचालन होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा, मतलब हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का संचारण करता है या परिवहन करता है। क्रिएटिन हमारे नाखून में पाया जाता है। चलिए इस तरह से हमने अपने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब आज हम डिस्कस करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ उसकी सीमा की लंबाई। तो इस क्रम में हमारा पहला देश है बांग्लादेश। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा अगर किसी देश से लगती है तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी सीमा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत की बांग्लादेश से सीमा लगती है। अगर पूछा जाए चाइना से भारत की 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। देखिए यह स्थलीय सीमा की बात हो रही है, जमीनी सीमा, बॉर्डर जो हमारे जमीन से शेयर होते हैं। तो 3488 किलोमीटर चाइना, 4096 बांग्लादेश। पाकिस्तान से हमारी सीमा 3323, इसे आप ऐसे याद करते हैं, 3323 किलोमीटर भारत की पाकिस्तान से सीमा शेयर होती है। अगर नेपाल से पूछा जाए तो 1751, भारत की सीमा नेपाल से 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर भारत नेपाल के साथ साझा करता है। यदि पूछा जाए म्यांमार तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले हमारे 4 राज्य जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाए थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। म्यांमार के साथ हमारे सीमा साझा करने वाले 4 राज्य, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले हमारे 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। चलिए भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अगर देखा जाए सबसे कम सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान की याद कर लीजिएगा क्योंकि अफगानिस्तान इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। और भारत और चाइना के बीच जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन या मोहन, 2 तरह से इसे लिखा जाता है, जिसका निर्धारण 1914 में मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत और चाइना की सीमा का निर्धारण हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे के बाद रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था। थैंक यू दोस्तों, इस तरह से हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा, अगर पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।